मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर का डिस्कशन आप लोग के साथ होने वाला है डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सॉल्यूशन के साथ है। तो डिस्कशन देखिए यहाँ पार्ट वन जो हम लोग आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैं, वार्षिक परीक्षा 2022 तेईस 24 का देखिए पेपर डिस्कशन और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नैतिक खेल योग एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर देख लीजिए डिस्टेंस। यहाँ से प्रश्न जो है आपको देखने को जरूर मिलेंगे और निश्चित तौर पर जो होगा ये सेशन बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड जो पूरा का पूरा है आपका डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको देख लीजिए ध्यान से। और यहाँ पर देखिए इसका जो सॉल्यूशन है ये भी आप लोगों का उपलब्ध है। तो ये पेपर पूरा देख लीजिए डिस्टेंस और इसका जो सॉल्यूशन है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए ये है प्रश्न आप लोगों का, ये पेपर है ओरिजिनल आप लोगों का, ठीक है। और इसी पेपर का जो सॉल्यूशन है मैं आपको 2-3 पार्ट में जो है आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में पहले। तो देखिए जब बहुविकल्पी में जब बढ़ते हैं डिस्टेंस हम लोग देखिए तो यहाँ पर जो प्रश्न है आपका पहले, तो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए पहला प्रश्न आपका जो दिया गया था, भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए डिस्टेंस अगर जो भारत में खेल दिवस की बात किया है तो प्रत्येक वर्ष जो होता है वो 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए इसके पीछे वजह क्या है कि जो भारत के जो हॉकी के जादूगर जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद, उन्हीं की याद में जो है इन्हीं का जन्मदिन है 29 अगस्त, उन्हीं की याद में जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वो बहुत ही बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे, ठीक है ना। हॉकी के जादूगर के रूप में उन्हें कहा जाता है और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है भी। यह दिन देखिए खेल शारीरिक फिटनेस की बात किया जाए, स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। मुख्य रूप से ये जो समर्पित है इस भाव से ये किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अब दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। देखिए डिस्टेंस अगर शारीरिक शिक्षा का देखा है तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास। तो विकल्प डी जो होगा इसमें सभी जो होगा विकल्प डी वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। शारीरिक शिक्षा का देखिए जो उद्देश्य होता है वो सभी शारीरिक गतिविधियों को देखा जाता है इसमें। खेलों के माध्यम से जो होता है डिस्टेंस वो शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया और भावनात्मक विकास को जो है बढ़ावा देने का काम जो होता है वो क्या किया जाता है, शारीरिक शिक्षा की सहायता से किया जाता है। जब आगे बढ़ते हैं हम लोग देखिए तो महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। थर्ड हम लोग का प्रश्न है महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो देखिए दोस्तों 1098 जो है ये है आप लोगों का महिला हेल्पलाइन नंबर। अगर 1090 के बारे में बात किया जाए तो ये बच्चों के लिए है, ठीक है ना, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है ये। देखिए महिला हेल्पलाइन नंबर का मतलब हो गया 1098, कोई दुविधा है कोई दिक्कत है आपको, अगर आप संकटग्रस्त स्थिति में है और सहायता की आवश्यकता आपको है तो महिलाओं के पास तुरंत सहायता जो दी जाती है, जो प्रशासनिक सहायता होता है वो उनको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फटाफट से अपने क्लासमेट पर शेयर करिए एडिशंस, ठीक है, क्योंकि नैतिक शिक्षा खेल योग का ये सबसे महत्वपूर्ण चैनल एडिशंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला वो भी सॉल्यूशन के साथ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। किस आयु को चरण को जो है रूप में देखिए यहाँ पर बचपन, किशोरावस्था, बुढ़ापा, शैशवावस्था। देखिए दोस्तों किशोरावस्था को देखा जाए तो किशोरावस्था देखिए इसका उत्तर ये किशोरावस्था होगा। यह चरण देखा जाए तो बचपन से वयस्कता में देखा जाए तो संक्रमण का प्रतीक है। इसमें देखा जाए तो शारीरिक हो गया, भावनात्मक हो गया तो और सामाजिक जो परिवर्तन देखने को मुख्य रूप से इसमें मिलता है, ठीक है ना, किशोरावस्था में, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो ये चरण है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही संवेग का चरण, बहुत ही ज्यादा इस समय किशोरावस्था में बहुत ही जबरदस्त वेग वेग की स्थिति होती है ना बच्चों के अंदर। देखिए खिलाड़ी डोपिंग का प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए प्रतियोगिता के दौरान, ठीक है ना, कब करते हैं रिहर्सल्स। तो जो खिलाड़ी होते हैं डोपिंग का प्रयोग करते हैं प्रतियोगिता के दौरान, जो होता है खिलाड़ी जो होते हैं वो डोपिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए डोपिंग का मतलब क्या होता है, एथलेटिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए देखिए निषिद्ध पदार्थों या तरीकों का उपयोग शामिल है। खेल प्रतियोगिता में यह सख्त वर्जित है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि एथलेटिक होते हैं वो ड्रिंक लेते हैं कुछ ऐसा या कुछ ऐसी एनर्जेटिक चीजें लेते हैं जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, वो बहुत ही हाई क्वालिटी से, मेरा मतलब बहुत ही उनका जो मनोबल होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस तरीके से वो होता है मेडिटेशन वो करते हैं अपना, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो अपनी तैयारियों को करते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। अब देखिए इससे पहले आगे बढ़ने से पहले ये भी दिखा देता हूँ मैं आप लोग को कि ये पेपर आपका जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ओरिजिनल पेपर का डिस्कशन मैं आप लोग के साथ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है आपका जो लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में, यहाँ पर तो देखिए लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में जब आप बढ़ते हैं तो छठवां प्रश्न देखिए आपका क्या है। प्राचीन काल में कौन सी क्रीड़ा गतिविधियां प्रचलित थी। प्राचीन काल में कौन सी क्रीड़ा गतिविधियां प्रचलित थी, चलिए देखते हैं।
देखिए डिविजन्स यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो ये श्रृंखला है उसमें देखिए यहाँ पर गतिविधियों के बारे में बात किया जाए तो देखिए प्राचीन काल का जो समय हम लोग बात करते हैं तो संस्कृति और सभ्यता में देखा जाए तो कई प्रकार के खेल जो थे और कई प्रकार की जो शारीरिक गतिविधियां थी इसमें शामिल की गई थी। मुख्य रूप से खेल के बारे में बात किया जाए, क्वालिटी के बारे में बात किया जाए, प्रैक्टिस के बारे में बात किया जाए तो वो पूरा का पूरा जो होता था इसमें वो लोग अच्छे से करते थे। ये गतिविधियां देखा जाए तो न केवल मनोरंजन के दृष्टिकोण से और मनोरंजन के रूप में बल्कि देखा जाए तो योद्धाओं को प्रशिक्षित करने और शारीरिक फिटनेस बनाए रखने और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में भी काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो प्राचीन काल में प्रचलित कुछ खेल गतिविधियां जो है इस प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सब लोग यहाँ पर खटाई बेचने वाले आए हुए हैं, थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है, कोई बात नहीं। प्राचीन ग्रीस में जब लोग बढ़ते हैं देखिए दोस्तों तो प्राचीन ग्रीस में क्या है आपका प्राचीन देखिए जो खेल पद्धति है, प्राचीन यूनानी जो थे अपने खेल प्रेम में अगर देखा जाए मुख्य रूप से खेल प्रेम की बात हो गई, शारीरिक फिटनेस की बात हो गई, तो प्राचीन जो यूनानी लोग थे वो खेल प्रेम के प्रति उनकी भावना जबरदस्त थी और शारीरिक फिटनेस के लिए वो जाने जाते थे। सबसे प्रसिद्ध खेल आयोजन में देखा जाए तो उनका जो था ओलंपिक खेल था। ठीक है, आज ओलंपिक का खेल देखते हैं कि प्रत्येक 4 साल में जो है ओलंपिया में आयोजित किया जाता था। ठीक है, तो ये ओलंपिक का खेल होता था। खेलों में दौड़ को शामिल किया जाता था, देखिए कुश्ती इसमें शामिल किया जाता था। ठीक है ना, कुश्ती को भी इसमें, मुक्केबाजी को किया जाता था, रथ दौड़ किया जाता था, पेटांतलान को किया जाता था, जैसी महत्वपूर्ण कई प्रतियोगिताएं होती थी जिसमें दौड़ना, कूदना, डिस्कस और भाला फेंकना, कुश्ती, ये सभी चीजें जो शामिल है। देखिए भाला फेंक में देखा जाए तो नीरज चोपड़ा देख रहे हैं आपकी कैसे उन्होंने देखिए स्वर्ण पदक जीता होता। तो ये डिस्कस महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है ना, तो ये जो आपका पहले स्टार्ट हुआ, आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ आपका प्राचीन ग्रीस से। प्राचीन रोम के बारे में अगर बात किया तो देखिए खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए इन्होंने भी काम किया। उन्होंने बताया कि ग्लैडिएटोरियल युद्ध जो था, रथ दौड़ था और एथलेटिक्स के विभिन्न रूप से रोमनों के बीच लोकप्रिय थे। ठीक है ना, इसमें देखिए ग्लैडिएटोरियल खेल जो था मुख्य रूप से जो शामिल था इसमें, और विशेष रूप से देखा जाए तो मनोरंजन का एक प्रमुख रूप भी था ये, और कोलोसियम जैसी रंगभूमि में ये आयोजित किया जाता था। ठीक है, तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो प्राचीन चीन में देखा जाए तो मार्शल आर्ट, देखिए चीन जो है वो मार्शल आर्ट के लिए आज भी जाना है और इसका जो महत्वपूर्ण जो उदय हुआ था वो भारतवर्ष से ही था। ठीक है, बोधि धर्मन जो थे, देखिए बोधि धर्मन को माना जाता है कि मार्शल आर्ट के जनक के रूप में बोधि धर्मन जी जो कि भारतीय थे, वो चाइना में जब गए हुए थे तो वहां पर देखिए उन्होंने इस चीज का किया हुआ था। ठीक है ना, मार्शल आर्ट का। और विभिन्न प्रकार के इंडिया टू चाइना, ये देखेंगे चेन्नई वर्सेस चाइना है ना, ये देखेंगे आप मूवी साउथ की तो उसमें आपको अच्छे से बताया गया बोधि धर्मन जी का। विभिन्न प्रकार के देखिए युद्ध खेल भी प्रचलित थे इनमें देखा जाए तो, कुंफू देखिए हो गया, टाइची हो गया, और कई प्रकार के जो मार्शल आर्ट है वो अभ्यास न केवल आत्मरक्षा के लिए है बल्कि शारीरिक फिटनेस भी जबरदस्त होता है, अनुशासन भी बनता है, और आध्यात्मिक विकास के लिए भी देखा जाए तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। चौथा देखिए क्या है, प्राचीन मिस्र। प्राचीन मिस्र में देखा जाए तो कुश्ती की बात होती थी, तीरंदाजी की बात थी, तैराकी को भी शामिल किया गया था। ये सभी खेल जो थे वहां पर बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। और प्राचीन जो मिस्रवासी थे वो रोइंग हो गया, दौड़ हो गया, भारोत्तोलन सहित देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम में भी लगे हुए थे। ठीक है दोस्तों, वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे, उसमें भाग लेते थे, उसमें जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट करके अपने वो कामों को करते थे। पांचवा देखिए क्या है, मेसो अमेरिका। माया और एज़टेक के बारे में देखा जाए तो मेसो अमेरिकी सभ्यता में देखा जाए तो खेलों को जो है धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है ना, जिसमें देखिए खेल खेला जिसे कहा क्या क्या ट्लाचटली या पोक्टा पोक के नाम से जाना जाता है, जिसमें रबर की गेंद होती है और एक संकीर्ण पत्थर के कोट का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, और इस खेल का जो देखा जाए तो धार्मिक महत्व भी है। ठीक है ना, जो मानव बल को बढ़ाने का कार्य करता है। इस तरीके से देखिए ये जो प्राचीन खेल थे महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए सभी चीजों का जो था वो एक महत्वपूर्ण ये परिवर्तन देखने को मिलता था। मनोरंजन के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि शारीरिक व्यायाम भी होता था और सामाजिक दृष्टिकोण से इनकी पहचान और इनका एक विशेष प्रकार से मूल्य भी बनता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए आप लोग का जब वृद्धि और विकास के बीच में अंतर बताइए। देखिए डिस्टेंस, वृद्धि और विकास दो अलग अलग शब्द हैं। ठीक है ना, और कभी कभी वृद्धि की जगह विकास को और विकास की जगह पर वृद्धि को उपयोग भी किया जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये अलग अलग है। विकास को देखिए आमतौर पर देखा जाए तो समय के साथ किसी जीव में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को संदर्भित करता है। देखिए विकास के बारे में बात किया जाए तो कोई भी जीव है, जीवधारी है, यदि उसके अंदर पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है, शारीरिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो उसको हम लोग विकास की श्रेणी में रखते हैं।
इसमें आकार में वृद्धि शामिल है, जैसे कि एक शिशु का वयस्क बनना हो गया, एक बीज का पौधे में विकसित होना हो गया। तो ये सभी जो चीजें हैं वो है विकास, ठीक है। और वृद्धि मापने योग्य है और इसे ऊंचाई हो गया, वजन हो गया या अन्य भौतिक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है, ठीक है ना। तो ये वृद्धि जो होता है, देखिए ऊंचाई, कोई है बच्चा ऊंचाई बढ़ रहा है, उसका वजन हो गया या अन्य भौतिक विशेषताएं जैसे आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, तो इन सभी को हम लोग वृद्धि के दृष्टिकोण से देखते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया मुख्य रूप से होती है। दूसरी ओर देखा जाए विकास में, देखिए समय के साथ किसी जीव में होने वाले परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण है। इसमें न केवल शारीरिक परिवर्तन देखा जाता है बल्कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक परिवर्तन भी इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है ना। विकास में देखा जाए तो नए कौशल को लाया जाता है इसमें, ठीक है ना, नए कौशलों का प्रयोग होता है, नए ज्ञान का प्रयोग होता है और क्षमताओं के अधिग्रहण पर बात होता है, और साथ ही साथ व्यवहार और रिश्तों में बदलाव को भी इसमें शामिल किया जाता है, किसमें, वृद्धि में, ठीक है ना। और विकास में देखा जाए तो मुख्य रूप से वृद्धि के विकास की बात हो रही है, तो इस तरीके से बहुआयामी है। यह देखा जाए तो एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। वृद्धि और विकास के बीच में देखा जाए एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि विकास मुख्य रूप से जो होता है वो मात्रात्मक परिवर्तन, देखिए विकास जो होता है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो मात्रात्मक परिवर्तन पर आधारित होता है, ठीक है ना। और जो यहाँ पर वृद्धि के, देखिए वृद्धि में क्या होता है, आकार या मात्रा में, विकास में जो होता है वृद्धि शामिल है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से यहाँ पर डिफरेंस इन दोनों के बीच में हो जाएगा, ठीक है डिस्टेंस। तो ये महत्वपूर्ण आपका प्रश्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं किशोरावस्था वाला ये प्रश्न जो है आप लोग का डिस्टेंस, किशोरावस्था में योग का क्या महत्व है, ठीक है ना। चलिए ये देखा जाए यहाँ पर, हाँ ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है आपका भी। चलिए किशोरावस्था में देखा जाए तो योग का क्या महत्व है, तो आप जानते हैं कि किशोरावस्था जो है बहुत ही संवेग की अवस्था होती है, शक्तिशाली होता है, बहुत ही लाभदायक अभ्यास है, ठीक है ना। शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया और भावनात्मक लाभों के लिए देखा जाए तो एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने का काम जो होता है वो किसका होता है, योग का होता है। योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक वर्षों में देखा जाए तो युवा शक्ति जो होता है, देखिए युवा शक्ति को डाइवर्ट होने के में भी समय नहीं लगता है, तो इसलिए जो है योग को शामिल किया गया ताकि उनके अंदर एकाग्रता बनी रहे, उनके अंदर भाव बना रहे, ठीक। योग किशोरों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उनके शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। विकास की अवधि होता है, उसमें ताकत बच्चों के अंदर पैदा होता है, लचीलापन होता है, संतुलन बनाने में उनको मदद मिलती है, एकाग्रता उनका बनता है, ठीक है ना। और अतिरिक्त मोटापा की बात हो गई, योग वजन को नियंत्रित करते हैं वो लोग, और हर चीजों के लिए वो मतलब मानसिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही मजबूत होते हैं, और तनाव की जो स्थिति होती है, चिंता हो गया या दबाव का समय हो गया तो वो उससे दूर होते हैं, ठीक है। तो योग बहुत ही महत्वपूर्ण है किशोरावस्था के लिए, ठीक है ट्यूशंस। तो स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा इनका और ये सब तैयार कर लीजिएगा, इसी के अंतर्गत ये बातें हैं पूरी की पूरी। देखिए रक्त डोपिंग का क्या मतलब है, देखिए रक्त डोपिंग देखा जाए तो इसका उपयोग क्या करते हैं, एथलीट जो होते हैं अपनी लाल रक्त कोशिकाओं की गिनती और ऑक्सीजन वहन क्षमता को बढ़ाकर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये करते हैं। इसे देखा जाए तो विभिन्न तकनीकों के माध्यम से भी इसे प्राप्त करते हैं, जैसे रक्त आधान, जैसे क्या कहा जाए ब्लड, जिसे हम लोग आरबीसी है तो आरबीसी में वो काउंटिंग कर लेते हैं कि हाँ इस समय जो है आरबीसी में कितना उनका जो पूरे सेल है या उनके जो टोटल काउंटिंग नंबर है तो कोशिकाएं उसमें कितनी बन रही है। तो ऑक्सीजन वहन क्षमता को बढ़ाना इनका काम होता है, प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए वो करते हैं मुख्य रूप से, ठीक है ना। तो ये गलत होता है, इसको उनको करना कराने का अधिकार नहीं है। जिसमें रक्त आदान करते हैं, इरियोथ्रोपाइटिन करते हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं उसमें वो, तो ये गलत चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो इसे भी डोपिंग के ही दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं। रक्त डोपिंग का देखा जाए तो सामान्य विधि जो है रक्त आदान है, जहां एक एथलीट क्या करता है, अपना या किसी और का रक्त जो है संग्रहित करता है, फिर प्रतियोगिता से पहले पुनः उपयोग किया जाता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है तो वेग की भावना पैदा होगी और तेजी से कोई काम करेंगे आप, तो इसमें सहन शक्ति और समग्र एथलेटिक्स प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। इसे ईपीओ का उपयोग भी कहते हैं, ठीक है ना। जो हार्मोन, एक हार्मोन जो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करने का काम, देखिए यही उत्तेजना करने का काम है इसका, ठीक है ना। और वृद्धि करके उनको उत्तेजित कर देता है और ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे सहन शक्ति बढ़ती है और सहन शक्ति में सुधार भी होता है, ठीक है ना। देखिए दूसरा अगर देखा जाए यहाँ पर रक्त डोपिंग के मामले में देखा जाए तो देखिए लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन वहन क्षमता जो की नकल करने के लिए जो होता है सिंथेटिक पदार्थों का भी उपयोग होता है, ठीक है ना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंजेक्शन हो गया और भी जो कुछ दवाइयां ऐसे हो गई, ठीक है ना, जिनको दिया जाता है। देखिए रक्त डोपिंग में देखा जाए मुख्य रूप से तो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी हो सकता है, रक्त की चिपचिपाहट में वृद्धि हो जाती है, रक्त के थक्के जमने के भी देखिए हो जाता है वजह, स्ट्रोक भी आ सकता है, दिल का दौरा भी पड़ सकता है और इससे संक्रमण और रक्त आदान से जुड़ी जटिलताएं भी
हो सकती है। तो रक्त डोपिंग इसीलिए देखिए डिस्टेंस प्रतिबंधित है, इसको ये रोका गया है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस हम लोग बात करेंगे आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला पर। तो फटाक से इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। और ये जो महत्वपूर्ण सेशन चला था डिस्टेंस को अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। इसे शेयर जरूर कीजिएगा।